हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका साइंस का जो आपका क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ध्यान रखिएगा, आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद क्या लिखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर हो जाती है, इस प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, विरल माध्यम। यहाँ देखिए बात को ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा ना, प्रवेश करती है तो प्रकाश की जो किरण है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रवेश तो क्या होगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब ऐसा दोष जो सामने की वस्तु तो साफ साफ दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ दिखेगा नहीं, उसी को बोलते हैं नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगा किंतु दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग हम लोग करते हैं ताकि हम लोग इस दोष से दूर हो सकते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बोल रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है कि ताकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करें। ये बात को देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करना। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक एवं तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद के बराबर हो। मतलब इधर अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या और इधर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इधर उत्पाद में जो तत्वों की परमाणु संख्या है, इधर अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, जो बराबर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आगे देखिए क्या हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका डीएनए प्रकृति के प्रजनन में क्या महत्व है, बहुत ही आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, डीएनए प्रकृति जीवों के गुणों की अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इसे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है। इसे क्या होता है, प्राणी का अस्तित्व बना रहता है, परंतु विभिन्नता के कारण इसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता के संतान से हम लोग को प्राप्त होता है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट उसके बाद क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, भूमिगत जल के कोई दो लाभ का उल्लेख करिए। तो याद रखिएगा, जो भूमिगत जल है उसका दो उल्लेख यहाँ पर बताते हैं। तो पहला क्या लिखिएगा, भूमिगत जल फैलकर कुएं से जल स्तर को बनाए रखते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो भूमिगत जल मनुष्य और बोल रहा है जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते हैं। ये आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। आगे देखिए, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। तो पहला क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है, किसमें बनता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, जो इमेज बनता है, सीधा एवं उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें उत्तल दर्पण जो है, इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। देखिए, ये बात को एकदम नोट करने वाला बात है, जो प्रतिबिंब है सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब जो है सीधा भी बनता है और उल्टा दोनों बनता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बात को इम्पोर्टेंट क्या बोला, सीधा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है
वो आभासी होता है, और उल्टे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। इसमें अवतल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। तीसरा पॉइंट यहाँ आपको क्या लिखना है, जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो आकार जो रहेगा, वस्तु की स्थिति, जैसा वस्तु तो रहेगा उसी तरह से उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण जो यहाँ पर हमारा है, उत्तल दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। यदि प्रतिबिंब का आकार मान लीजिए इतना है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा उससे छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन आपका, धातु एवं अधातु के तीन भौतिक गुण बताना है और 2 रासायनिक गुण बताना है। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों के बारे में चलिए बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, आपको वो एक बॉर्डर दीजिएगा, धातु और अधातु, और यहाँ हमको क्या बताएंगे, भौतिक गुण बताएंगे। तो पहला बोलेंगे धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। देखिए पहला क्या गुण बोलेंगे, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। दूसरा कि अधातु में क्या बोलेंगे, पहला अधातु में कोई भी चमक नहीं होता है। पहला गुण बता देंगे, बोला धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होता है। धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और अधातु क्या होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक नहीं होता है। ये बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या बात बोला है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, और अधातु है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ क्या लिखेंगे, धातु क्या होता है, आघात वर्धिता भी होता है, उसको पीट कर पतला चादर भी बना सकते हैं, और लंबा तार के रूप में भी खींचा जाता है, तन्यता भी होता है। लेकिन अधातु क्या होता है, ना ही आघात वर्धिता होता है, ना ही तन्यता, तो कोई भी गुण इसमें नहीं पाया जाता है। अब देखिए रासायनिक अंतर पूछा है, तो धातुओं के परमाणु धन आयन होते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है अधातु के जो परमाणु होता है क्या, ऋण आयन होते हैं। आगे देखिए दूसरा है क्या बोल रहा है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। और अधातु के जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, अम्ल वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल करता है। तो याद रखिएगा, वर्षा का जल का पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। आगे देखिए आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन लगता है यहाँ पर तो हो गया है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए। तो इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।